Hi guys, we're going to start with chapter number 9 ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग के पहले हम लोगों ने चैप्टर 8 देखा था, राइट। सो उसके अंदर हमने बात करी थी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग डिविजन्स होते हैं। उसी तरह से ट्रांसफर प्राइसिंग में ये बात की जाती है कि अगर अलग अलग डिविजन्स है तो हर डिवीजन का एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो रहा होगा। एंड देन अगर मल्टीपल डिविजन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल अपने क्वेश्चंस में ऐसा रहता है कि डिवीजन ए है, डिवीजन बी है। डिवीजन ए कुछ बनाता है जो डिवीजन बी परचेज कर सकता है, इट यूजेस इट एज अ कंपोनेंट फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो डिवीजन बी डिवीजन ए से परचेज कर सकता है। इस तरह से ट्रांसफर प्राइसिंग सिलेक्ट किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि डिवीजन ए कितने रुपीस पर या कितने प्राइस पर बेचेगा डिवीजन बी को अपना प्रोडक्ट। ओके, सो ये ट्रांसफर प्राइसिंग का बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग को इसलिए यूज करते हैं यहाँ पर, राइट। सो ट्रांसफर प्राइसिंग एक होता है हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग ये बात करते हैं कि आपको एक फेयर प्राइस पर या फिर एक आर्म लेंथ प्राइस पर सेल करना है। ये होता है ट्रांसफर प्राइसिंग इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। बट यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि वो प्राइस क्या रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि अपने को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे। तो यहां पर क्योंकि हर डिवीजन का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो रहा है, तो हर डिवीजन चाहता है कि उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। सो जो सेलिंग डिवीजन रहेगा वो चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस पर सेल करे, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस पर सेल करे। या फिर जो परचेजिंग डिवीजन रहेगा वो चाहेगा कि वो कम से कम प्राइस पर उसको खरीद पाए। एंड एट द सेम टाइम जब अपन बात करते हैं कि इन दोनों के ट्रांसफर प्राइसिंग के डिसीजन के नेगोशिएशन के बीच में जो भी ट्रांसफर प्राइस सिलेक्ट हो रहा है, उसमें अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होना चाहिए। आपको इंडिविजुअल यानी कि डिवीजन का तो फायदा कराना ही है, दूसरे डिवीजन का भी फायदा कराना है, बट एट द सेम टाइम योर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एट द बेनिफिट। तो ऑर्गेनाइजेशन का जब ऑब्जेक्टिव मीट होने लग जाता है और दोनों डिविजन्स के ऑब्जेक्टिव्स अलाइन होने लग जाते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, तो उसे कहते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस। तो गोल कॉन्ग्रुएंस का जो ये अंडरस्टैंडिंग है या फिर ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपको समझना और याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गोल कॉन्ग्रुएंस इस पूरे चैप्टर का बेस है। यानी कि गोल कॉन्ग्रुएंस के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से अपन लोग डिसाइड करते हैं कि ट्रांसफर प्राइस का रेंज क्या रहना चाहिए, राइट। तो उसके ऊपर अपन बाद में जाएंगे, बट पहले यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर अपने को 4 यूटिलिटीज बताए हुए हैं। द फर्स्ट थिंग इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर डिवीजन का प्रॉफिट या फिर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। बेसिकली यहां पर बात होती है अपने फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, तो प्रॉफिट की बात की जाती है। इस वजह से मैनेजर को ये मोटिवेशन रहता है कि वो मैक्सिमाइज करे डिवीजन का प्रॉफिट। तो इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग हर डिवीजन को हेल्प करता है अपना प्रॉफिट निकालने में, कैलकुलेट करने में, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हर डिवीजन का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने में, अगर इंटर डिविजनल ट्रांसफर्स हो रहे हैं तो, राइट। सेकंड इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड कंपनसेशन। तो यहां पर ये बात होती है कि हर डिवीजन के अंदर जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, इनफैक्ट जो डिविजनल मैनेजर है वो भी ऑर्गेनाइजेशन का तो एम्प्लॉय ही है, राइट। तो वो एंगेजमेंट और कंपनसेशन की जब यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें ये बात आती है कि अगर आपका डिवीजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके लिए जो उसको कंसिडरेशन मिलना चाहिए वो उसको इंटर डिविजनल ट्रांसफर पर भी मिल रहा है, तो फिर इन दैट केस एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे। उनको लगेगा कि उनके काम के लिए उनको कंपनसेशन मिल रहा है, एंड दे विल बी मोर मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। द थर्ड थिंग इज रिसोर्स एलोकेशन। कई बार क्या होता है कि हमारे मल्टीपल डिविजन्स काम कर रहे होते हैं और एक डिवीजन के पास में एक्स्ट्रा रिसोर्स अवेलेबल है। वो एक्स्ट्रा रिसोर्स अवेलेबल है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। वो यूटिलाइज कैसे करेगा? तो एक तरह से वो यूटिलाइज कर सकता है अगर वो कुछ भी बना के दूसरे डिवीजन को दे रहा हो। फॉर एग्जांपल उसके पास में मैन पावर एक्स्ट्रा है, तो वो हो सकता है मैन पावर को शिफ्ट कर दे कि भाई तुम यूज कर सकते हो हमारे मैन पावर को, या फिर कैपेसिटी है तो वो उसको दे सकता है, या फिर हो सकता है कि वो जो प्रोड्यूस करता है उसका एक पर्टिकुलर लेवल का कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल 50,000 यूनिट्स वो मैन्युफैक्चर कर सकता है एक साल के अंदर, बट उसका एक्सटर्नल डिमांड इज मैक्सिमम अप टू 30,000 यूनिट्स ओनली। तो वो 30,000 बनाने के बाद में जो उसका एक्सेस कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, वो अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो हो सकता है कि जो दूसरा डिवीजन है वो परचेज करने के लिए रेडी हो जाए, तो वो जो उसका एक्स्ट्रा कैपेसिटी एक्सेस कैपेसिटी रह जाएगा वो भी यूटिलाइज हो जाता है। सो रिसोर्स एलोकेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग हेल्प करता है। और उसके बाद में द लास्ट पॉइंट इज टैक्सेशन एंड प्रॉफिट रेमिटेंस, जो कि आप इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़ते हो। तो यहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज के बीच में जब डीलिंग होती है, जब इंटर डिविजनल ट्रांसफर्स होते हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जिनके डिविजन्स कहीं पे अलग अलग कंट्रीज में होता है, तो उनके बीच में जब ट्रांसफर्स होते हैं तो फिर इन दैट केस ट्रांसफर प्राइसिंग हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग टैक्स को बचाने में भी डील कर सकते हैं। ये अपन आगे क्वेश्चंस में देखा है, जब अपन ने इंटरनेशनल ट्रांसफर के क्वेश्चन किए थे मेन लेक्चर्स के अंदर, तो वहां पर हमने ये बात नोटिस करी थी कि हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन
कैलकुलेशन करते हैं कि अल्टीमेटली टैक्स को ध्यान में रखते हुए और बाकी सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली द फर्म इज एट अ बेनिफिट, राइट। तो ये होता है टैक्सेशन एंड प्रॉफिट रेमिटेंस। 4 यूटिलिटीज अपन ने देखी ट्रांसफर प्राइसिंग की। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है क्या, तो इसका चांस कम होता है, फिर भी अपन ने इसको कवर कर लिया ताकि अपने को ध्यान में रह जाए। देन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कमिंग अप, विच इज डिसाइडिंग ट्रांसफर प्राइस। तो कैसे डिसाइड करना है उसके लिए मैं आपको सीधे लेके जा रहा हूं अपने जहां पर हमने वो कैलकुलेशन किया था मिनिमम ट्रांसफर प्राइस और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस का, क्योंकि वहीं पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ट्रांसफर प्राइस क्या रहने वाला है, राइट। सो ट्रांसफर प्राइसिंग एंड गोल कॉन्ग्रुएंस विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। इसमें मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हमेशा क्या रहेगा कि आप हर एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए कितना एडिशनल आउटले करते हो। तो एक तो हो जाता है एडिशनल आउटले के अंदर उसका मार्जिनल कॉस्ट जो आपने अंडरटेक किया है टू प्रोड्यूस दिस यूनिट, और उसके अलावा अगर आपने कुछ एडिशनल इंसिडेंटल कॉस्ट इनकर किए हैं तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है एडिशनल आउटले कॉस्ट पर यूनिट। और उसके साथ में आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट दैट इज फॉरगॉन फ्रॉम सेलिंग इंटरनली रेदर देन एक्सटर्नली। तो बाहर नहीं बेचा, इंटरनल बेचा, तो क्या अपना बेनिफिट फॉरगो हुआ, वो हो जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये बेसिकली उस सिचुएशन में अपने को देखने को मिलता है जहां पर वो फुल कैपेसिटी पर वर्किंग कर रहे हैं। फुल कैपेसिटी पे वर्किंग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जितना वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना पूरे का डिमांड एक्सटर्नली मार्केट के अंदर है, तो उनके पास में एडिशनल कोई कैपेसिटी नहीं बचती है कि वो लोग इंटरनल डिवीजन में भी ट्रांसफर कर सके। तो जब वो लोग बाहर नहीं बेचते, अंदर बेचते हैं क्योंकि इंटर डिविजनल ट्रांसफर करना जरूरी हो रहा है, तो फिर इन दैट केस वो लोग कुछ बेनिफिट को फॉरगो करते हैं जो उनको मिल रहा होगा फ्रॉम सेलिंग टू द आउटसाइड कस्टमर्स रादर देन सेलिंग टू द इनसाइड कस्टमर्स। तो फिर उसको भी अपने को यहाँ पर लेके आना पड़ता है एंड मिनिमम ट्रांसफर प्राइस के अंदर उसको अपन कवर करते हैं। ऑलराइट, जब मैंने आपको मेन लेक्चर्स के अंदर एग्जांपल बताया था तो क्या बताया था कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस में कौन किससे पूछ रहा होगा, तो यहाँ पर आपका जो बाइंग डिवीजन रहेगा ना वो आपके सेलिंग डिवीजन से पूछेगा कि भाई व्हाट विल बी द मिनिमम प्राइस एट विच यू विल सेल अस द प्रोडक्ट्स, राइट। और वहीं पे मैक्सिमम की क्या बात करी थी कि जो सेलिंग रहेगा वो बाइंग से पूछेगा कि तुम मैक्सिमम कितना दोगे, राइट। तो परचेजिंग सेलिंग को पूछ रहा है तो मिनिमम कितना लोगे, और सेलिंग परचेजिंग को पूछ रहा है कि तुम मैक्सिमम कितना दोगे। ऑलराइट, सो इस तरह से डीलिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सप्लाइंग डिवीजन डिटरमाइन करता है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, तो वही तो बात हो रही है। परचेजिंग सेलर से पूछ रहा है कि तुम मिनिमम कितना लोगे, राइट। तो सप्लाइंग डिवीजन ही तो डिटरमाइन करेगा ना कॉस्ट को, तो उनके पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। एंड देन कम्स द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, तो दैट इज डिटरमाइंड बाय द परचेजिंग डिवीजन। ऑलराइट, तो ये कैसे पता लगाएंगे? 2 तरीके होते हैं। एक तो आपको देखना है कि आपका जो भी प्राइस है बाहर सेल करने का उसमें से माइनस करो आपके बाकी सारे वेरिएबल कॉस्ट को, ऑलराइट, बाकी सारे मार्जिनल कॉस्ट को माइनस कर दो उसमें से। तो मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करने के बाद आपको क्या पता चला कि आपका प्राइस इतना जिसपे आप सेल कर रहे हो माइनस ऑल योर कॉस्ट विच आर मार्जिनल यानी कि वेरिएबल, और इसके बाद आप इतना और इनकर कर सकते हो, तब जाके आपका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, राइट, 0 हो जाएगा। तो दैट इज द मैक्सिमम दैट वी कैन पे, या फिर हमें एक्सटर्नली मार्केट में इस प्राइस पर अवेलेबल मिल रहा है, तो दोनों में से जो भी कम हो जाएगा उसको आप मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस मान लोगे, राइट। तो इसका अपन ने जब एग्जांपल देखा था, नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको ऑलरेडी समझ में नहीं आ रहा है तो, बट अगर आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा तो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, राइट। सो लोअर ऑफ नेट मार्जिनल रेवेन्यू एंड द एक्सटर्नल बाइंग प्राइस इज व्हाट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस व्हिच इज डिटरमाइंड बाय द परचेजिंग डिवीजन। तो मैक्सिमम कितना दोगे, ऑलराइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हिंदी वाला मिनिमम कितना लोगे मैक्सिमम कितना दोगे, तो आप इसको डिटरमाइन कर पाओगे। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज कि अलग अलग सिचुएशंस में कैसे आपका ट्रांसफर प्राइस चेंज होता है। सो डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स हो गया। सबसे पहले तो कैपेसिटी लेवल में एक्सेस कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी पे मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा, एक्सेस कैपेसिटी रहेगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और मैक्सिमम इन बोथ द कैपेसिटी लेवल सेम रहने वाला है, लोअर ऑफ नेट मार्जिनल रेवेन्यू एंड द एक्सटर्नल बाइंग प्राइस, ऑलराइट। एंड देन कम्स डिफरेंट डिमांड लेवल्स, जो कि एक तरह से सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट है। अगर डिमांड आपका इज इक्वल टू द कैपेसिटी तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेके आना पड़ जाएगा, अदरवाइज आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलराइट। तो ये होता है आपके डिफरेंट डिमांड लेवल्स। इसके बाद में आपका एक टॉपिक बचता है इस चैप्टर के अंदर, वो है कि अपने अलग अलग कौन से ट्रांसफर प्राइस को डिसाइड करने के तरीके होते हैं, जैसे कि कॉस्ट प्लस हो गया, उसके अलावा मार्केट बेस्ड हो गया, राइट। तो ये सारे जो तरीके हैं इसके लिए मैं अपने मेन लेक्चर्स का क्लिपिंग लगा रहा हूं
तो ये जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को अंडरस्टैंड करने के लिए मेन लेक्चर्स के अंदर हमने जो डिस्कशन किया था इस टॉपिक के ऊपर, वो मैं यहाँ पर क्लिप अटैच कर रहा हूं, तो आप उसको देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज दैट क्लिप। ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है मार्केट बेस्ड, दूसरा होता है कॉस्ट बेस्ड, कॉस्ट बेस्ड के अंदर मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फुल कॉस्ट और फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप, और तीसरा होता है नेगोशिएशन बेस्ड। ओके, तो अपन इसको और डिटेल में देख लेते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको एक टेबल बताई थी कल, वो टेबल को अपन आज गो थ्रू करेंगे और उसको क्विकली अंडरस्टैंड कर लेंगे और फिर चलेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर, कैपेसिटी वाले पे। तो मार्केट बेस्ड प्राइस में क्या होता है? बहुत ही आसान है। जो मार्केट कॉस्ट होता है, यानी कि जो मार्केट प्राइस होता है, अगर मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने जाऊंगा तो कितने पे बिकेगा, वो हो जाता है मार्केट प्राइस। तो उसी पर मैं अपना इंटरनल ट्रांसफर भी सेट करता हूं। ओके, बट इसमें से मेरा सेलिंग एक्सपेंडिचर या फिर पैकेजिंग एक्सपेंडिचर, जो भी मेरा एडिशनल कॉस्ट है जो बच जाता है इंटरनल ट्रांसफर करने की वजह से, तो उसको मैं यहां से मार्केट प्राइस में से सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा प्राइस उतने से रिड्यूस हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये होता है आपका मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। इसके एडवांटेजेस क्या है कि सबसे पहले तो क्योंकि अपने को कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करनी पड़ रही यहाँ पर, सो कैलकुलेशन अपना बच जाता है। क्योंकि कॉस्ट में तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि अपने को फुल कॉस्ट लेना है या फिर मार्जिनल कॉस्ट लेना है या फिर अपने को स्टैंडर्ड कॉस्ट लेना है, ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी लेके आता है। तो इसलिए अपन अगर मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस को यूज करते हैं तो अपना मार्केट प्राइस तो ऑलरेडी डिमांड फोर्सेस की वजह से निकला हुआ है, तो अपन इजीली ट्रांसफर प्राइस को सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब अपन कॉस्ट लेके आते हैं तो हो सकता है सप्लाइंग मैनेजर बोले कि उसको फुल कॉस्ट चार्ज करना है, परचेजिंग मैनेजर डेफिनेटली बोलेगा कि उसको मार्जिनल कॉस्ट पर खरीदना है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी भी आती है, उसके अलावा साथ में बायसनेस भी आता है। तो अनबायस्ड कर देता है डिसीजन को अगर अपन मार्केट प्राइस यूज करते हैं तो। ओके, सो पहला एडवांटेज हो गया अनबायस्ड, दूसरा एडवांटेज लेस एम्बिगुअस हो गया, क्योंकि कॉस्ट बेस में तो अपन ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि अपने को कौन सा लेना है। ये दोनों पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? क्योंकि मार्केट प्राइस भी फ्लक्चुएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करेंगे एक प्रोडक्ट की जो कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे कि हो गया गोल्ड। गोल्ड का प्राइस तो अपने को पता है फ्लक्चुएट होता रहता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर दो डिवीजन है। एक डिवीजन का काम है गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना, दूसरे डिवीजन का काम है उस गोल्ड को यूज करके ज्वेलरी बनाना। ओके, तो यहाँ पर एम्बिग्युइटी कैसे हो जाती है? क्योंकि अपना एक तो मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है कि जो एक्सट्रैक्टेड गोल्ड है उसका मार्केट प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर अवेलेबल नहीं है तो अपन प्राइस क्या रखेंगे? तो अपने पास मार्केट प्राइस है नहीं। ऐसे बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका एक्सटर्नल मार्केट नहीं होता है, तो फिर उसका प्राइस अपने पास अवेलेबल नहीं होता है। ऑलराइट, सो वहां पर मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग अपन यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा जैसे कि अपन ने गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, उसका प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो कौन सी प्राइस पर ट्रांसफर करेगा इस ज्वेलरी बनाने वाले डिवीजन को? तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग का। उसके अलावा आता है मैनिपुलेटिव प्राइसिंग। अपन ने प्राइसिंग डिसीजंस के अंदर एक टॉपिक देखा था जहां पर अपन ने देखा था कि प्राइस कैसे चेंज हो सकती है बेस्ड ऑन कस्टमर टू कस्टमर, है ना। कुछ ऐसे कस्टमर जो अपने रेगुलर कस्टमर्स है तो उनको अपन कम चार्ज करते हैं, जो नया आता है उसको ज्यादा चार्ज करते हैं। उसके लिए मैंने एक लाइन भी यूज करी थी, वो था मुंह देख के अपन प्राइस सेट करते हैं। कस्टमर को देखते हुए अपन प्राइस सेट करते हैं, कस्टमर का सोशल स्टेटस क्या है, ये सारी चीजों को एनालाइज करते हुए अपन प्राइस को चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पर भी मैनिपुलेटिव प्राइसिंग हो जाता है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस अपन चेंज करके बेच सकते हैं, तो फिर अपन जब इंटरनल ट्रांसफर करेंगे तो वो किस प्राइस पर करेंगे वो अपने लिए आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। ऑलराइट, सो ये डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के। इसमें बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं कि जो सप्लाइंग डिवीजन का मैनेजर होगा वो हमेशा ये सोचेगा कि मैं जिस प्राइस पर सेल कर रहा हूं तो मेरा मार्केट प्राइस है, तो मैं अपनी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करूं ताकि मेरे डिवीजन का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होते जाए। ऑलराइट, सो कॉस्ट को कम करने की कोशिश करना इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां पर कॉस्ट एफिशिएंसी लाने की कोशिश की जाती है। एट द सेम टाइम परचेजिंग डिवीजन के पास में ऑप्शन बढ़ जाते हैं कि वो इंटरनली भी परचेज कर सकता है, उसके अलावा एक्सटर्नली भी परचेज कर सकता है। तो ये फायदा परचेजिंग डिवीजन वाले मैनेजर को मिल जाता है कि उसके पास चॉइसेस इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा उसको एक चीज को फैक्टर करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए व्हाइल डिसाइडिंग कि उसको एक्सटर्नली परचेज करना है या फिर इंटरनली परचेज करना है। तो हो सकता है कि इंटरनली जो गुड्स वो रिसीव कर सकता है दूसरे डिवीजन से, वो हो सकता है कि ज्यादा सूटेबल हो फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट। यानी कि डिवीजन बी अगर परचेज करता है डिवीजन ए से, और डिवीजन ए जो उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो हो सकता है कि डिवीजन बी को जो सेल करना है, जो प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए ज्यादा सूटेबल हो, और जो एक्सटर्नल परचेज करेगा उस पर उसको एडिशनल वर्क करना पड़ सकता है। सो उसको ये वाली कॉस्ट जो लग रही है, यानी कि अगर इंटरनली परचेज कर रहे हैं तो एडिशनल वर्क करने की कॉस्ट कम लग रही है, एक्सटर्नली परचेज कर रहे हैं तो एडिशनल वर्क करने की कॉस्ट ज्यादा लग रही है। ऐसा अपन ने एग्जांपल में लिया हुआ है। तो ये कॉस्ट भी उसको यहां पर कंसीडर करनी चाहिए बिफोर टेकिंग द डिसीजन कि वो एक्सटर्नली परचेज करेगा या फिर इंटरनली परचेज करेगा। ऑलराइट, सो ये हो जाता है आपका मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। उसके बाद आता है शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लास्ट में, इसमें मुझे एग्जांपल लेते हुए आपको समझाना पड़ेगा। उसके बाद अपन ले लेते हैं कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। सो कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि कभी लेंगे जब अपने पास मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि अपने पास ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसका प्राइस अवेलेबल नहीं था कि वो मार्केट में कितने पे बिकेगा। अगर एक्सटर्नल मार्केट नहीं है तो प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो फिर अपन कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस पर चले जाएंगे। और कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस में सब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो अपने को सिचुएशंस देखना पड़ेगा और एंटिटी के हिसाब से कौन सा प्राइस सूटेबल रहेगा वो अपने को डिसाइड करना होगा। वेरिएबल कॉस्ट या फिर फुल कॉस्ट या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट या फिर फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप। ऑलराइट, ये डिसीजन लेना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज तो यह है कि जो परचेजिंग डिवीजन रहता है उसको बहुत ही आसानी से ये पता चल जाता है कि सारा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी कि कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा प्रोडक्ट के कस्टमाइजेशन, स्पेसिफिकेशन, ये सारे कुछ आसानी से उसको पता चल जाता है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। उसके अलावा जो कॉस्ट कंपोनेंट होते हैं, जो प्रोडक्ट को परचेज करने में जो अलग अलग कॉस्ट लगता है, वो सारे कॉस्ट कंपोनेंट्स अपन यहाँ पर ब्रेक डाउन कर सकते हैं फॉर फर्दर एनालिसिस। तो यहाँ पर कॉस्ट कंपोनेंट का एनालिसिस भी बेटर हो जाता है, जिसको अपन यूज कर सकते हैं फॉर अचीविंग कॉस्ट एफिशिएंसी। ऑलराइट, और उसके अलावा एक और एडवांटेज जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये है कि अपन परफॉर्मेंस को बेंचमार्क कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इंटरनल कॉस्ट टारगेट के साथ में। ऑलराइट, अब यहाँ पर एडवांटेज क्या होता है कि सबसे पहले तो कॉस्ट को डिसाइड करना कि कौन सी रखनी है, मार्जिनल रखनी है, फुल कॉस्ट रखनी है, स्टैंडर्ड रखनी है। यहां पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो डेफिनेटली सप्लाइंग डिवीजन तो यही सोचेगा कि मैं फुल कॉस्ट पर बेचूं, और जो परचेजिंग डिवीजन होगा वही सोचेगा कि मैं मार्जिनल कॉस्ट पर खरीदूं, है ना। सो सब्जेक्टिविटी आ गई, दोनों की बायस आ गई यहां पर। उसके अलावा सप्लाइंग डिवीजन के पास कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए, क्योंकि जिस कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट को बना रहा है उसी कॉस्ट को वो रिकवर कर लेगा इस दूसरे डिवीजन से। तो यहां पर वो कोशिश करेगा ही नहीं कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करे। ऑलराइट, तो ये अपने डिसएडवांटेज यहां पर हो जाते हैं। इसके अंदर कई सारे डिफरेंट टाइप्स के अपने ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम आते हैं, जैसे कि सबसे पहले हो गया मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड
बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। सो मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस में अपन क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट पर अपन ट्रांसफर प्राइस सेट करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है आपको आई होप याद होगा प्राइसिंग डिसीजन से। अपन अगर एडिशनल एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें अपनी कॉस्ट क्या लगती है, उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये जनरली तब यूज की जाती है जब आपके पास एक्सेस कैपेसिटी हो। एक्सेस कैपेसिटी नहीं होगी तो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहता है, जैसे अपन ने देखा हुआ है, तो वहां पर वो मार्जिनल कॉस्ट यूज करने की कोशिश नहीं करेगा, वो फुल कॉस्ट पर जाने की शायद कोशिश कर सकता है और फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप पर जाने की कोशिश कर सकता है इनफैक्ट। ऑलराइट, तो मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस कभी यूज करते हैं जब भी अपने पास एक्सेस कैपेसिटी है, किसके पास, सेलिंग डिवीजन के पास। ऑलराइट, एडवांटेज क्या है कि जो सप्लाइंग डिवीजन होगा वो जितना कॉस्ट इनकर कर रहा है उतना उसको मिल जाएगा, और परचेजिंग डिवीजन को ये फायदा होगा कि उसको कम से कम प्राइस पर ये परचेज करने को मिल जाएगा। ऑलराइट, डिसएडवांटेज क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस मार्कअप नहीं है, तो वो अपनी पूरी की पूरी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहा है। सो सप्लाइंग डिवीजन के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता है। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस करेगा कि जैसे कि अपन देखते हैं अगर अपन को कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 50,000 यूनिट्स बनाता हूं तो मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा है लेट्स से 5 लाख, पर हर एडिशनल 10,000 यूनिट्स के लिए आफ्टर 50,000 मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ता जाएगा 50,000 से। ऑलराइट, तो ये मेरा हो जाता है चेंजिंग फिक्स प्राइस। अगर मेरे को कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है तो मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा ही। ये मैं करना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरा फिक्स कॉस्ट तो रिकवर होने नहीं वाला, क्योंकि मैं मार्जिनल कॉस्ट पर ट्रांसफर कर रहा हूं ना। तो सप्लाइंग डिवीजन यहां पर इस तरह से डिसीजन लेगा जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, तो यहां पर सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग हो जाता है। ऑलराइट, फिर आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। तो इसमें अपन ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड प्राइस अपन सेट करके रखते हैं, तो वो स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि अपना प्राइस प्री डिटरमाइंड होता है, उसके ऊपर अपन ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर जो भी वेरिएंस निकलेगा अपनी एक्चुअल कॉस्ट में और ट्रांसफर प्राइस जो अपन ने सेट करी है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर, उसमें जो वेरिएंस रहेगा वो कई बार एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द सप्लाइंग डिवीजन, कई बार वो चार्ज किया जाता है परचेजिंग डिवीजन को, और उसके अलावा क्या होता है कि कई बार वो इस वेरिएंस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में, कुछ परचेजिंग डिवीजन को चार्ज कर दिया और कुछ सप्लाइंग डिवीजन ने एब्जॉर्ब कर लिया। इसके एडवांटेजेस क्या होता है कि सबसे पहले तो अपने को कॉस्ट की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है क्योंकि अपन कंपेयर कर रहे होते हैं उसको कंटीन्यूअसली वेरिएंस के साथ में, और मैनेजर यहां पर देखते हैं अगर वेरिएंस ज्यादा है तो फिर वो अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, बट यहां पर डिसएडवांटेज क्या है कि अपन मेजर नहीं कर सकते डिवीजन के प्रॉफिट को, डिविजनल वाइज अपन प्रॉफिट को मेजर नहीं कर पाएंगे, यहां पर अपने को सेंट्रलाइज्ड वे में करना पड़ेगा, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। अब यहां पर बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस करेगा कि अपन ने स्टैंडर्ड कॉस्ट को ऑलरेडी सेट कर रखा है, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ऑलराइट, तो अपन इस कॉस्ट को तो अचीव करने की कोशिश करेंगे बट इसको और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये अपने लिए एक तरह का डिसएडवांटेज भी हो जाता है और ये बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस के अंदर भी कवर हो जाता है। उसके बाद आता है आपका फुल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइस। सो फुल कॉस्ट के बेसिस पर जब अपन ट्रांसफर प्राइस सेट करते हैं तो वहां पर अपन मार्जिनल कॉस्ट को तो लेते ही है, मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट को तो लेते ही है, प्लस जो अदर कॉस्ट होती है जैसे कि अपना हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, सो इस तरह के कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी होते हैं जो अपन एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ पर एलोकेट कर देते हैं, वो भी कवर हो जाता है आपके फुल कॉस्ट के अंदर। फुल कॉस्ट का एक एडवांटेज क्या है कि सप्लाइंग डिवीजन को ये फायदा रहता है कि वो फुल कॉस्ट रिकवर कर रहा है। ओके, बट डिसएडवांटेज क्या रहता है कि वो ये सोच सकता है इस पे कुछ मार्कअप नहीं है तो मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऑलराइट, वो फुल कॉस्ट रिकवर कर रहा है बट मार्कअप नहीं है, तो मार्कअप नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। यहां पर बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस को अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे पैराग्राफ को एक बार बहुत अच्छे से डिटेल में भी पढ़ें और उसके अलावा जो मैं कह रहा हूं तो आपको समझना ही है। तो यहां पर जो बात कही गई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कही गई है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर उन्होंने बोला कि अगर अपन ट्रांसफर प्राइस सेट करते हैं बेस्ड ऑन फुल कॉस्ट तो फिर ये अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। तो जैसे कि डिवीजन ए है जो कि सप्लाई कर रहा है डिवीजन बी को फुल कॉस्ट के ऊपर, ऑलराइट, तो इसके अंदर कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई, और ये फिक्स्ड कॉस्ट तो संक कॉस्ट होती है ना, यानी कि आपने ऑलरेडी इनकर कर रखी है, इसको आपको स्पेसिफिकली इनकर नहीं करना पड़ रहा है इसके लिए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब आप ट्रांसफर करते हो ऑन फुल कॉस्ट बेसिस तो जो डिवीजन बी है जो कि परचेजिंग डिवीजन है वो तो समझ रहा है कि ठीक है ये एक वेरिएबल प्राइस है जिसपे मैं इसको परचेज कर रहा हूं, ऑलराइट, उसके लिए तो वेरिएबल हो जाता है, तो फिर वो उसके ऊपर एक मार्कअप लगाता है और मार्कअप लगाने के बाद जो उसका प्राइस आता है वो इन्फ्लेट होकर आता है। उसके अलावा डिवीजन ए के पास में रिसोर्सेज है, एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, बट फिर भी वो फुल कॉस्ट पर ही सेल करना चाहता है। तो अगर वो फुल कॉस्ट से कम पर सेल नहीं करेगा और डिवीजन बी ये बोलेगा कि मैं फुल कॉस्ट पर तो नहीं परचेज करूंगा, इससे कम पर ही रखना पड़ेगा, तो यहां पर ट्रांसफर प्राइस अपन सेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो परचेज नहीं करेगा डिवीजन ए से, तो यहां पर उसके रिसोर्सेज तो यूटिलाइज नहीं हो रहे ना, यानी कि उसने फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर कर रखी है ऑलरेडी, वो तो हो चुकी है। अब वो जितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर सकता था उतना भी नहीं कर पाएगा अगर ये डिवीजन ए से नहीं खरीदेगा तो, ऑलराइट। सो इस तरह का डिसीजन अपने को यहां पर लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अगर ये मना कर दे कि नहीं मैं तो फुल कॉस्ट से नीचे नहीं बेचूंगा, और ये मना कर दे कि नहीं मैं तो फुल कॉस्ट पर नहीं खरीदूंगा, उससे नीचे पर ही खरीदूंगा, वो बाहर से परचेज करने जाता है, तो उसकी वजह से न तो अपना रिसोर्स यूज होता है और उसके अलावा ये बाहर से परचेज कर रहा है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर फायदा नहीं होता है। इसको कहते हैं सब ऑप्टिमाइजेशन यूज ऑफ रिसोर्सेज, सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग यहां पर हो जाता है और उसकी वजह से अपने रिसोर्सेज करेक्टली यूज नहीं हो पा रहे, ऑलराइट। सो फिर सेंट्रल मैनेजमेंट को आके यहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए अपन देखने वाले आगे कि कौन से ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम को अपन यूज कर सकते हैं टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद यहां पर कंसीडर किया गया कॉस्ट प्लस मार्कअप बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। तो डेफिनेटली एक एडवांटेज तो इसका यह है कि वो ऊपर वाले डिसएडवांटेज को, यानी कि डिसएडवांटेज क्या तो ऊपर कि कोई मार्कअप नहीं है तो मेरे पास इंसेंटिव नहीं है, उसको ये हटा देता है, उसको एड्रेस करते हुए हटा देता है, क्योंकि यहां पर फुल कॉस्ट तो है ही प्लस साथ में मार्कअप भी है। और उसके अलावा डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि परचेजिंग डिवीजन यहां पर बोलेगा, इनफैक्ट वो फुल कॉस्ट में भी ये बात बोल सकता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंस जो मैंने इनफैक्ट बेयर ही नहीं किए और मेरी वजह से आपको बेयर नहीं करने पड़े, आप ऑलरेडी इसको बेयर कर चुके थे, फिर भी मैं वो आपको पे कर रहा हूं क्योंकि आप मुझे उस पे चार्ज कर रहे हो, ऑलराइट, प्लस उस पे मार्कअप भी आप लगा रहे हो, तो ये उसको नुकसान हो रहा है, ऑलराइट। सो परचेजिंग डिवीजन भी यहां पर रिलेक्टेंट हो जाएगा कि मैं फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप पर नहीं खरीदूंगा क्योंकि ये कॉस्ट आपने मेरी वजह से इनकर नहीं किए हैं। सो ये अपना डिसएडवांटेज इसके अंदर हो जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने बचे हुए टॉपिक पे, वो है शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। ओके, उसके अंदर क्या होता है कि अपना जो प्रॉफिट होता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कॉस्ट के हिसाब से शेयर किया जाता है। इसको अपन एग्जांपल के वे में ही समझते हैं। एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं अपन शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस का, जिसके अंदर एक मैन्युफैक्चरर है, वो कॉर्नफ्लेक्स बनाता है, उसके दो डिवीजन है, एक तो कॉर्नफ्लेक्स प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा डिवीजन है पैकेजिंग डिवीजन जो कि कार्टन मैन्युफैक्चर करता है। सो प्रोडक्शन डिवीजन डेफिनेटली सारे कार्टन परचेज करता है अपने पैकेजिंग डिवीजन से। अब अगर वो बाहर से परचेज करने जाएगा तो अपने को कॉस्ट दी हुई है, अगर वो इंटरनली परचेज करता है तो भी उसकी अपने को कॉस्ट दी हुई है। ओके, नंबर ऑफ कार्टन
अगर उसको लगता है 5,000 तो उसको एक्सटर्नली परचेज करने में लगता है 77,000, इंटरनली परचेज करने में लगता है 75,000। और अगर 8,000 कार्टन है तो एक्सटर्नली परचेज करने में लगता है 95,000, बट इंटरनली सिर्फ 80,000 ही लगता है। उसके अलावा अपने को उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट दी हुई है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही इनकर करने वाला है, और सेल्स भी दी हुई है। तो यहाँ पर बताया हुआ है सेल्स है 2 लाख और टोटल कॉस्ट जो इसकी लग रही है एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कार्टन वो लग रही है 1,20,000 अगर 5,000 का वॉल्यूम है तो। अगर 5,000 कार्टन का वॉल्यूम है तो, अगर 8,000 कार्टन का वॉल्यूम है तो फिर अपना टोटल कॉस्ट हो जाता है 1,80,000। इसमें वही ट्रांसफर कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है और सेल्स अपनी रहती है यहाँ पर 3 लाख की। अब अपन देखते हैं कि अपना प्रॉफिट कितना आता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पर 2 लाख माइनस 1,20,000 मेरा खुद का, माइनस 75,000 ट्रांसफर कॉस्ट, तो मेरा प्रॉफिट है 5,000। बट अगर 8,000 का वॉल्यूम लेता हूं तो 3 लाख की सेल्स है, इसमें से मेरा कॉस्ट लग रहा है 1,80,000 का, पैकेजिंग डिवीजन का कॉस्ट लग रहा है 80,000 का, तो मेरा टोटल कॉस्ट 2,60,000 है और प्रॉफिट है 40,000। अब दोनों ही सिनेरियोज में मैं इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट। उनका कॉस्ट क्या है 1,20,000 और 75,000, 1,80,000 और 80,000। ओके, सो ये मेरे कॉस्ट पता चल गए मुझे। इस कॉस्ट के बेसिस पर मैं इन प्रॉफिट को डिवाइड कर लूंगा। सो 5,000 का वॉल्यूम अगर रखता हूं तो फिर मेरा डिवाइड होता है 5,000 का प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1,20,000 टू 75,000। ओके, सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,95,000 इंटू 5,000 करूंगा तो आता है 3077। ये हुआ शेयर ऑफ प्रोडक्शन डिवीजन। ये प्रॉफिट किसका शेयर है? प्रोडक्शन डिवीजन का। और पैकेजिंग डिवीजन का कैसे निकलेगा? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 75,000 डिवाइडेड बाय 1,95,000, तो उनका आ जाता है 1923। सिमिलरली 40,000 में भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 40,000 इंटू 180 अपॉन 260 और 40,000 इंटू 80 अपॉन 260। ऑलराइट, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट आ गया हर डिवीजन का बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट फिगर्स। फिर अपन ने इसको एलोकेट किया तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या था 75,000 का, उसमें अपन ने उसका प्रॉफिट ऐड कर दिया तो वो आया 1923। टोटल अपना ट्रांसफर प्राइस निकल के आ गया यहाँ पर वो है 76,923। अपन पर यूनिट कैलकुलेट कर ही सकते हैं। सिमिलरली 80,000 में भी अपन ने जो एलोकेटेड प्रॉफिट था वो ऐड किया तो अपना ट्रांसफर प्राइस निकल के आ गया है। और आप अल्टीमेटली जब इस प्राइस को यूज करोगे आपके इस कैलकुलेशन में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में, तो आपका अल्टीमेटली जो प्रॉफिट निकल के आएगा आपके डिवीजन का वो आएगा आपका बचा हुआ वाला प्रॉफिट जो अपन ने एलोकेट किया था, तो वो आ जाएगा 3077 इन केस ऑफ 5,000 का वॉल्यूम एंड 27,692 इन केस ऑफ 8,000 का वॉल्यूम। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है अगर आप यूज करते हो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग को। तो आपके सारे मेथड्स जो ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करते हैं वो सारे अपने कवर हो चुके हैं।